हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल जॉइन स्टडी पर। आज लेकर आए हैं हम एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट, जो जीएस का प्रैक्टिस सेट है। जीएस के टॉप 25 क्वेश्चन जो एनटीपीसी के सेकंड स्टेज में आने वाले हैं, और इसमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन हैं जो अधिकतर रेलवे में पूछे गए हैं। ये सभी क्वेश्चन आरआरबी रेलवे के कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए हैं। तो रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, खासकर एनटीपीसी सेकंड स्टेज के लिए ये प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं हम, जो अच्छे से क्वेश्चन बनाए गए हैं, खुद से क्वेश्चन बनाए हैं। और जो क्वेश्चन अधिकांश आए हुए हैं रेलवे में, तो उनको अच्छे से डिस्कस करेंगे, इनके बारे में जानते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, काफ़ी पसंद आएगा। हम एक एक ऑप्शन को अच्छे से डिटेल से जानेंगे। अच्छा लगे तो लाइक करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो 4 ऑप्शन है इसमें: केलायू, विसुवियस, कोटोपैक्सी, फ्यूजियामा। तो पहले बात कर लेते हैं सक्रिय ज्वालामुखी क्या होता है। सक्रिय ज्वालामुखी किसे कहते हैं? सक्रिय ज्वालामुखी ये ऐसा ज्वालामुखी है जिससे धूल, धुआं, गैसें यानी अधिवाष्प वगैरह हमेशा ही निकलते रहते हैं समय समय पर। उसे हम सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। जो हमेशा मतलब लगातार तैयार रहता है किसी कार्य के लिए, उसे सक्रिय कहते हैं। तो ऐसा ज्वालामुखी जो सक्रिय ज्वालामुखी है, जो विश्व का सर्वाधिक सबसे बड़ा ज्वालामुखी है और हमेशा सक्रिय रहता है, तो वो कौन सा है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है केलायू, जो विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि इसमें कोटोपैक्सी भी दिया हुआ है, तो कोटोपैक्सी भी सही है, केलायू भी सही है। यदि दोनों ऑप्शन अगर दिए हैं तो केलायू सबसे बड़ा है। विश्व का जो सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है वो केलायू है, लेकिन कोटोपैक्सी भी दे रखा है। अगर केलायू नहीं होता, कोटोपैक्सी होता, तो इसमें आंसर कोटोपैक्सी होता, क्योंकि कोटोपैक्सी भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है और केलायू भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। बात करते हैं दूसरे ऑप्शन, विसुवियस और फ्यूजियामा। ये दोनों ही प्रसुप्त ज्वालामुखी हैं। विसुवियस और फ्यूजियामा दोनों ही विसुप्त ज्वालामुखी हैं, प्रसुप्त ज्वालामुखी हैं। प्रसुप्त ज्वालामुखी वे होते हैं जिनमें निकट अतीत में उद्गार नहीं हुआ है, मतलब कुछ समय में इनमें कोई भी उद्गार नहीं हुआ है, कोई भी इसमें धुआं, गैसें या वाष्प के कोई भी कण नहीं निकले हैं और इसके होने की संभावना भी नहीं है। तो ऐसे ज्वालामुखियों को हम प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। तो इसलिए ये दोनों आंसर गलत हैं, ये नहीं है। इसमें का जो राइट आंसर है वो केलायू है, 1 ऑप्शन। अगर केलायू नहीं होता तो कोटोपैक्सी होता। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये जो भीम बांध है एक वन्य जीव अभयारण्य है, जो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए होता है। तो बिहार के किस जिले में है? तो इसका राइट आंसर है मुंगेर। इसका जो राइट आंसर है मुंगेर है, कि ये जो है भीम बांध मुंगेर जिले में स्थित है। इसकी खास बात यह है, ध्यान रखिएगा, कि इसमें चीता, जंगली भालू, नीलगाय और बनमुर्गी आदि जानवर इसमें पाए जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दक्षिण बिहार की नदी पुनपुन का उद्गम स्थल कहाँ है? दक्षिण बिहार की नदी पुनपुन का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है पलामू की पहाड़ी, पलामू की चौराहा पहाड़ी। तो इसमें ये दक्षिण बिहार की नदी पुनपुन का उद्गम स्थल है। यह एक प्रकार से बिहार की दूसरी प्रधान नदी है। यह नदी कभी कभी पटना के लिए बाढ़ का खतरा भी बनती है, कि पटना से कभी कभी इससे बाढ़ भी आती है। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डिएगो गार्सिया कहाँ स्थित है? डिएगो गार्सिया कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, पहला ऑप्शन है डिएगो गार्सिया हिंद महासागर में है। इसकी बात करें तो ये कहाँ है? ये एक द्वीप है। यह हिंद महासागर में ब्रिटिश सरकार के अधीन द्वीप क्षेत्र है। ये ब्रिटिश सरकार के अधीन है और ये वह द्वीप क्षेत्र है जो कहाँ है? हिंद महासागर में। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना नर्मदा नदी पर नहीं है? कौन सी परियोजना नर्मदा नदी पर नहीं है? तो इसका राइट आंसर कोयना विद्युत परियोजना। कोयना विद्युत परियोजना, इसकी बात करें तो यह स्थापित जल विद्युत परियोजना है। यह महाराष्ट्र के सतारा जिले में देशमुख बाड़ी, महाराष्ट्र के सतारा जिले में देशमुख बाड़ी के निकट एक वो है पोपली में स्थित है। देशमुख बाड़ी स्थित पोपली में स्थित है। और इसकी आरंभ की बात करें तो इस परियोजना का आरंभ जो हुआ था वो 1962 में हुआ था। 1962 और 63 में इस योजना का आरंभ हुआ था। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? अवध जो आगरा का क्षेत्र था, अवध, वहाँ का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर है शहादत खां बुरहान उल मुल्क। शहादत खां बुरहान उल मुल्क। अगर इसके बारे में बात करें तो यह 1720 से 1722 ईस्वी तक इसने आगरा के सूबेदार के रूप में कार्य किया था। उसके बाद 1722 में सम्राट मोहम्मद शाह ने 1722 में सम्राट मोहम्मद शाह ने उसे अवध का सूबेदार नियुक्त किया था, जहां बाद में इसने एक मुगल साम्राज्य से अलग स्वतंत्र अवध राज्य की स्थापना की थी। किसने की थी? शहादत खां बुरहान उल मुल्क। इसलिए इसे अवध का स्वायत्त राज्य का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैंड होल्डर्स सोसाइटी कोलकाता के संस्थापक कौन थे? लैंड होल्डर्स सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है द्वारकानाथ टैगोर। चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। की बात करें हम तो ये लैंड होल्डर्स सोसाइटी की जो स्थापना थी वो कोलकाता, बंगाल में द्वारकानाथ टैगोर द्वारा कितने समय की गई थी? ये 1838 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका जो मुख्य कार्य था वो जमींदारों के हितों को सुरक्षित करने के लिए स्थापित की गई थी। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो सभी को ध्यान होगा। इसका राइट आंसर है चौथा ऑप्शन की रॉलेट एक्ट को ही गांधी जी ने काला कानून कहा था। और ये कब लागू हुआ था? ये 8 मार्च 1919, रॉलेट एक्ट 8 मार्च 1919 को लागू किया गया था। इस एक्ट के द्वारा अंग्रेजी सरकार ने जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। यह इसका एक कार्य था। इसलिए इस कानून को बिना वकील के, बिना ही अपील के और बिना दलील का कानून कहा था। किसने? गांधी जी ने। इस कानून को इसीलिए काला कानून कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वातावरण के अंदर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहा जाता है? वातावरण के अंदर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर संवहन। कि वातावरण के अंदर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को जो कहते हैं हम उसे संवहन कहते हैं। कैसे? क्योंकि गैसों एवं द्रवों में ऊष्मा का संचरण संवहन द्वारा ही होता है। जो गैसें और द्रव है उनमें ऊष्मा का जो संचरण होता है वो संवहन द्वारा ही होता है। इसलिए ठोस में संवहन विधि द्वारा ऊष्मा का संचरण संभव नहीं है, जबकि संवहन विधि में ऊर्ध्वाधर तापांतर होने पर ऊष्मा का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर होता है। ऊर्ध्वाधर
तापांतर ऊष्मा का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर और माध्यम के घनत्व में परिवर्तन होने के कारण ही संवहन धाराओं द्वारा होता है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। इसका राइट आंसर कौन सा हुआ? दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी मृदा का पीएच मान उसे उस विशेष मृदा में उपस्थित ... का मापन है। तो यह क्या आएगा? मृदा में उपस्थित अम्लांश, लोहा और चूनांश, उर्वरकता दर, गुणवत्ता। तो इसका राइट आंसर ए है, अम्ल अंश का मापन। यानी कि पीएच मान उस विशेष मृदा में अम्ल अंश को मापित करता है। किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम होने पर वह विलयन अम्लीय होता है और पीएच मान 7 से अधिक होने पर विलयन क्षारीय होता है तथा पीएच मान यदि 7 आता है तो वह उदासीन हो जाता है। इसलिए ये क्या है कि मृदा का पीएच मान उस विशेष मृदा में उपस्थित अम्ल का मापन अंश है, अम्ल अंश का मापन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वनस्पति घी बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? वनस्पति घी बनाने के लिए कौन सी गैस उपयोग की जाती है? तो इसका राइट ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन कि हाइड्रोजन वनस्पति घी बनाने के लिए उपयोग की जाती है, क्योंकि यह वनस्पति घी बनाते समय निकेल को उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग कर लेती है। क्योंकि हाइड्रोजन के साथ हम निकेल को उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग करते हैं, इसलिए उसमें जो है हाइड्रोजन गैस उपस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राइनिया और साइलोटम दोनों में सामान्य लक्षण पाया जाता है। राइनिया और साइलोटम दोनों में सामान्य लक्षण पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है इसका राइट आंसर यहाँ जो है बीजाणुधानी है। बीजाणुधानी, ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, तो ये राइट आंसर है इसका बीजाणुधानी। क्योंकि बीजाणुधानी 2 प्रकार के बीजाणु उत्पन्न करती है। इसमें 2 प्रकार के बीजाणु उत्पन्न होते हैं। बीजाणुधानी बीजाणु पर उपस्थित होती है तथा बीजाणु पर्णनयी क्रम में तने पर लगे रहते हैं। इसलिए ये क्या है, इसके सामान्य लक्षण जो पाया जाता है वो बीजाणुधानी में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की वृद्धि व नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए सबसे आवश्यक पोषक तत्व है। तो शरीर की वृद्धि व नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए, जिससे कि कोशिकाएं बनती रहें और शरीर में वृद्धि होती रहे, उसके लिए आवश्यक पोषक तत्व कौन सा है? तो ये सभी को पता होगा कि प्रोटीन से ही क्या है हमें पोषक तत्व मिलते हैं। वो पोषक तत्व है प्रोटीन, एक जिससे शरीर की वृद्धि होती है और कोशिकाओं का निर्माण होता रहता है। ये एक सबसे आवश्यक पोषक तत्व है। यह कोशिका के कई अवयवों के रचनात्मक संगठन का भाग होता है, जैसे पेशियां या पेशियों में एक्टिन एवं मायोसिन, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन। गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? तो सभी को पता होगा गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है। इसका राइट आंसर चौथा ऑप्शन है जयदेव। जयदेव के बारे में थोड़ी और बात करते हैं, ध्यान रखिएगा। ये जो गीत गोविंद है
इसमें श्री कृष्ण एवं उनकी गोपियों के बारे में चित्रित किया गया है। और जयदेव सेन राजवंश के दरबारी कवि तथा वैष्णव भक्त थे। सेन दरबार के राजकवि थे और ये वैष्णव भक्त थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली भारतीय जिन्होंने ग्रैमी जीवन के उपरांत ही ग्रैमी उपाधि प्राप्त की थी, तो पहली भारतीय कौन थी? तो इसका राइट आंसर है पंडित रविशंकर। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है पंडित रविशंकर। यह प्रसिद्ध संगीतज्ञ पंडित रविशंकर है, जो भारतीय थी, जिन्हें 10 फरवरी 2013 को 65वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड के तहत इनके मरणोपरांत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था। यह एक सितार वादक भी थी, ध्यान रखिएगा। यह एक सितार वादक भी थी और उनकी महान उपलब्धियों का जो कारण था वो था 1999 में भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मान भी किया था। ध्यान रखिए, 1999 में इन्हें भारत रत्न भी मिला था। और इनका जन्म जो है 7 अप्रैल 1920 को बनारस में, उत्तर प्रदेश के बनारस जिले में हुआ था। और इनका निधन जो हुआ है वो 11 दिसंबर 2012 को, ये निधन इनका सैन डिएगो कैलिफोर्निया जो यूएसए का राज्य है उसमें हुआ था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में किस देश द्वारा क्रिकेट में सर्वप्रथम 901 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले गए? तो विश्व में कौन सा देश है जिसने क्रिकेट में सर्वप्रथम 901 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल ली है? तो इसका जो राइट आंसर है वो तीसरा ऑप्शन है कि वो भारत ही है, जिसने 901 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है। और यह इसमें इन 900 मैचों में जो 900वां मैच था वो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला गया था, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? भारत के उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो सभी को पता होगा, ध्यान होगा। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी है, फातिमा बीवी। कुछ मान रहे होंगे कि लीला सेठ होगा, लीला सेठ नहीं है, क्योंकि लीला सेठ हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी। और अन्ना चांडी की बात करें तो अन्ना चांडी जो थी वो प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश हैं, ये प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश हैं। बात करें सुनंदा भंडारी की, तो सुनंदा भंडारी जो थी वो दिल्ली उच्च न्यायालय की सबसे कम उम्र की महिला न्यायाधीश थी। तो चारों ऑप्शनों में ध्यान रखिए था कि फातिमा बीवी जो है वो उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश हैं, जबकि लीला सेठ जो है वो हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की प्रथम मुख्य न्यायाधीश थी, प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी। और अन्ना चामुंडी जो थी वो प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश थी, जबकि सुनंदा भंडारी जो हैं वो दिल्ली उच्च न्यायालय की सबसे कम उम्र की महिला न्यायाधीश थी। तो चारों ध्यान रखना, जबकि राइट आंसर इसका फातिमा बीवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, DFDR का पूर्ण रूप क्या है? DFDR का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर है डिजिटल फाइल डाटा रिकॉर्डर, डिजिटल फाइल डाटा रिकॉर्डर। तो पहला ऑप्शन ये हो गया, डिजिटल फाइल डाटा रिकॉर्डर। इसे हम DRDR का ब्लैक बॉक्स भी कहते हैं। यह वायुयान में उड़ान भरने के दौरान विभिन्न सूचनाओं को जो रिकॉर्ड करता है उस ब्लैक बॉक्स, वो DRDR ही होता है, इसलिए इसे हम ब्लैक बॉक्स भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगा, तो इसका राइट आंसर है कि फुटबॉल। जो आगा खां गोल्ड कप जो था वो फुटबॉल से संबंधित है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये भी सभी को ध्यान होगा कि एशियाई विकास बैंक का जो मुख्यालय है वो मनीला में है।
जिसका स्थान 19 दिसंबर 1966 को एशियाई देशों के आर्थिक विकास के सुगमीकरण के लिए किया गया था। इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ, मनीला में, जो फिलीपींस की राजधानी है, मनीला, वहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो सभी को पता होगा कि विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन 4, चौथा ऑप्शन इसका राइट है कि 4 से 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। इसके बारे में थोड़ा जाने तो यूनेस्को द्वारा यह वर्ष 1966 में पहली बार इसका आयोजन किया गया था। वर्ष 1966 में पहली बार इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला झरना है? कि दुनिया में सबसे ऊंचाई वाला झरना कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन एंजिलो दुनिया का सबसे ऊंचा झरना है। और इसके बारे में अगर बात करें थोड़ा सा, सबसे पहले तो ये चारों झरने जो हैं कैसे कि पहला झरना जो है मोटराजी, वो 250 मीटर की ऊंचाई पर है। और दूसरा मोंगे, ये इसके बारे में थोड़ा कुछ अभी जानकारी नहीं। जबकि टुगेला जो है वो 348 मीटर की ऊंचाई पर है। और ये टुगेला जो है वो दक्षिण अफ्रीका में है। टुगेला जो झरना है वो दक्षिण अफ्रीका में है, 948 मीटर की ऊंचाई पर। जबकि ये एंजिलो है वो 949 मीटर की ऊंचाई पर है। और ये वेनेजुएला में है, कोरोनी नदी पर एंजिला झरना है, जिसकी ऊंचाई 949 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोस्टन चाय पार्टी निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो ये सभी को पता होगा कि बोस्टन चाय पार्टी किससे संबंधित है। यह एक इंग्लिश क्रांति थी, यह एक बोस्टन चाय पार्टी जो थी वो अमेरिकी क्रांति थी। इसका राइट आंसर बी, दूसरा ऑप्शन है, अमेरिकी क्रांति थी, जो 16 दिसंबर 1973 को घटित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रिकेटर को 27 फरवरी 2019 को नाइटवुड की उपाधि से नवाजा गया था? तो वह कौन सा क्रिकेटर था जिसे नाइटवुड की उपाधि से नवाजा गया था? तो इसका राइट आंसर है चौथा, एलिस्टर कुक, जिन्हें नाइटवुड की उपाधि से नवाजा गया था। और यह कब नवाजा गया था? वर्ष 2016 में, जबकि 2007 में इयान बोथम को भी इसकी उपाधि से नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,